नमस्कार, जी संगम फॉलोअप में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। अलीगढ़ के बन्ना देवी इलाके के केवलपुर में रिटायर्ड फौजी ने घर में लाइसेंसी रिवॉल्वर से पत्नी, नौकरानी, बेटे और बेटी की हत्या कर दी है। फायरिंग में पत्नी, बेटा और बेटी के साथ नौकरानी की भी मौत हो गई है। आरोपी को लोगों ने पुलिस के हवाले किया है। पति पर हत्या का शक जताया गया है। आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया है। लोगों ने पुलिस के हवाले किया है। योगेंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है, जी मीडिया संवाददाता। योगेंद्र, क्या बताया जा रहा है? आरोपी पति को गिरफ्तार जिस तरीके से किया गया है, लोगों ने हवाले किया है पुलिस के, क्या कुछ उसकी तरफ से कहा जा रहा है? योगेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ बताइए मैडम, बताइए। योगेंद्र, ये बताइए कि पति पर हत्या का शक जताया गया है, लोगों ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। क्या अपना जुर्म कबूला है आरोपी पति ने? देखिए, ये एक मनोज नाम का फौजी है। हाँ। ठीक है, ये किसी बात पर इसने, अभी पूरी बात तो नहीं पता, इसने अपनी पत्नी सीमा और एक इसका बेटा था मानवेंद्र 5 साल का और एक इनका किराएदार थी शशि बाला, इन तीनों को गोली मार दी। इन तीनों की मौत होगी। इसके साथ साथ इसने अपनी बेटी को भी गोली मारी है, जिसके गले में गोली लगी है। वो गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। पुलिस अभी इसी बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि वहां पर जो मनोज है वो अभी कुछ पुलिस को बता नहीं रहा। मनोज को पकड़ के पब्लिक ने उसके हवाले कर दिया है, पुलिस के हवाले, लेकिन अभी वो कुछ बोल नहीं रहा है और अभी वो मीडिया के सामने भी पुलिस ने उसको नहीं आने दिया है, इसलिए उसके बारे में पता नहीं चला उसका बयान क्या है, क्योंकि जब वो बयान देगा तभी पता लगेगा उसने हत्याएं क्यों की। चलिए, फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल पूछताछ इस वक्त की जा रही है, लेकिन हत्या की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। एक बड़ी खबर गाजियाबाद से मिल रही है, जहां पर मुरादाबाद के एसपी सिटी के घर के बाहर फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि शराब पीकर कुछ दबंगों ने फायरिंग की। इस सिलसिले में 2 युवक हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। दरअसल ये जो एसपी सिटी है, ये पहले गाजियाबाद में तैनात थे और अब मुरादाबाद में इनकी पोस्टिंग है, लेकिन गाजियाबाद में इनके घर के बाहर फायरिंग की गई है। 2 युवकों ने फायरिंग की गई, जिन्हें पहले हिरासत में लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया। यादराम हमारे साथ हैं, जी मीडिया संवाददाता। यादराम, ये बताइए कि ये जिन युवकों को छोड़ा गया है, ये युवक है कौन और इस तरीके से हुड़दंग क्यों कर रहे थे जो एसपी सिटी है उनके घर के सामने, मुरादाबाद के एसपी सिटी के घर के सामने? देखिए अशोक, ये जो है रसूखदार परिवार से युवक थे और ये शराब पीकर गाड़ी में हंगामा कर रहे थे और उसके बाद इन्होंने जो एसपी सिटी है उनके घर के बाहर फायरिंग की। और हालांकि जब जो स्थानीय लोग हैं, जब उन्होंने सूचना दी पुलिस को, तो मौके पर आकर पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में भी ले लिया, लेकिन बाद में दबाव के चलते छोड़ दिया गया। और सबसे खास बात है, जब हमारी पुलिस अधिकारी से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उनका कोई विवाद नहीं था, उन्होंने शराब के नशे में फायरिंग करा दी थी, लेकिन उनका किसी से झगड़ा नहीं हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि खुलेआम दिनदाड़े फायरिंग करना, ये अपने आप में गंभीर बात है और इसमें पुलिस को खुद एक्शन लेना चाहिए था, जबकि वो इसमें शिकायत का इंतजार। क्या रसूख के चलते इनको हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया? जी बिल्कुल, वही कि पहले इन दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन इनके ऊपर काफी राजनीतिक दबाव आया पुलिस के ऊपर और जो रसूखदार प्रभावी लोग थे उनका दबाव आया, जिसके बाद पुलिस को छोड़ना पड़ा। और पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि इनका किसी से झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि ये सिर्फ इन्होंने ऐसे ही नशे में फायरिंग कर दी थी। लेकिन मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि जो यादराम, सवाल यहाँ पर ये सवाल उठता है कि ऐसे ही क्या हवा में फायरिंग की जा सकती है? क्या इसकी इजाजत होती है? क्या इस तरीके से राइफल रख के चला जा सकता है? चलिए, फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाजियाबाद में सेल्स टैक्स विभाग ने छापेमारी कर 12 किलो सोने का बिस्किट बरामद किया है। सोने की ये खेप दिल्ली से आगरा लाई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने सीट के नीचे बने खुफिया जगह पर सोने को छिपा रखा था। बरामद सोने की कीमत 3 करोड़ 38 लाख बताई जा रही है। सेल टैक्स की चोरी का मामला, करोड़ों के सोने की खेप बरामद। तस्वीरों में कैद ये वही टोयोटा इटियोस कार है जिसके जरिए करोड़ों रुपए के सोने को चोरी छिपे दिल्ली से आगरा ले जाने का खेल खेला जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, गाजियाबाद के NH24 चौराहे पर नाकेबंदी कर कार को पकड़ लिया गया। सेल टैक्स विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक ड्राइवर और कार की पहचान पुख्ता थी,
लिहाजा टीम ने कार को खंगालना शुरू कर दिया। ये हम लोग को सूचना मिली थी कि चांदनी चौक दिल्ली से आगरा के लिए कुछ प्राइवेट गाड़ी में सोना ले जाया जा रहा है। उस सूचना के आधार पे हम लोगों ने उसको गोपनीय रूप से S24 के CISF कट के पास उस गाड़ी को रोका गया। गैर कानूनी तरीके से सोने की तस्करी करने के इस खेल का खुलासा तब हुआ जब कार की खुफिया जगहों का राज फाश हुआ। कार के आगे की दोनों सीटों के नीचे एक बॉक्स पाया गया। एक नजर में छापेमारी करने वाली टीम को अपनी सूचना पर भरोसा नहीं भी होता, लेकिन अगले ही पल जब आगे की दोनों सीटों के नीचे बने बॉक्स को खोला गया तो सबकी नजरें फटी की फटी रह गई। उस गाड़ी के ड्राइवर सीट के नीचे सोना रखे होने की सूचना थी। तलाशी लेने पर 24 किलो सोना 12 किलो सोना पाया गया। कार से बरामद 12 किलो सोने की गुणवत्ता और वजन के बाद सेल्स टैक्स विभाग ने इसकी कीमत 3 करोड़ 38 लाख आंकी है। ये सोना आगरा के अजय कुमार का बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सोने को राजकुमार ने कागजी तौर पर पुख्ता बताया है, लेकिन अभी तक इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज उसने सेल टैक्स विभाग को नहीं सौंपे हैं। ये जब रोका गया तो इस समय ड्राइवर के पास कोई भी कागजात नहीं थे। केवल गाड़ी में ड्राइवर था और उसकी सीट के नीचे रखा हुआ पाया गया था। इस पे कार्रवाई की गई है वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत और इसको नोटिस दे करके और इसको अधिग्रहित करने की कार्रवाई की जा रही है। सेल टैक्स विभाग की माने तो पिछले दिनों से ही उन्हें दिल्ली से सोने की अवैध तस्करी होने की सूचना मिल रही थी। इस बार उसने सूचना के आधार पर गुप्त कार्रवाई को अंजाम दिया और सफलता हासिल की। फिलहाल इस मामले में विभागीय जांच जारी है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि करोड़ों का ये सोना कहां और किस मकसद से ले जाया जा रहा था। क्या राजकुमार की दलीलों में दम है या फिर राजकुमार अवैध सोने की तस्करी करने वाले नेटवर्क का एक हिस्सा है? अनुराग चड्ढा, जी मीडिया, गाजियाबाद। गाजियाबाद के राहुल विहार 1 में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग के दौरान हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। इससे पहले भी अवैध गैस रिफिलिंग के चलते कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन फिर भी इस गोरखधंधे पर रोक नहीं लगाई जा सकी। अब आपको खबर दिखाते हैं मथुरा के मेले से जुड़े हुए। मथुरा के मुड़िया मेले में श्रद्धालु तो किसी तरह बसों और ट्रेन से जैसे तैसे सफर करके पहुंचे मेले में, लेकिन परिक्रमा करके भी वो उसी तरीके से वापस लौटे। उस वक्त भी प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया। वैकल्पिक तौर पर ये किसी बस का और इंतजाम किया जाता कि ये लोग कैसे लौटेंगे, लेकिन ये लोग फिर से वही उसी अंदाज में बसों की छत पर सवार होकर अपने घरों को लौटते नजर आए। लेकिन अगर यहाँ पर किसी की नींद नहीं खुली तो वो है प्रशासन की नींद, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग आए थे उसके बाद हमने जब खबर दिखाई थी तो बीच में बात ये भी निकल कर आई कि अब प्रशासन ये कह रहा है कि हम किसी को भी बस के ऊपर छत पर इस तरह से बैठकर सफर नहीं करने देंगे, रोकेंगे, लेकिन कुछ भी यहाँ पर फर्क नजर नहीं आया। दिक्कत यही बहुत जाम लगा हुआ था बसों में, 4-5 घंटे हम लोग को रुकना पड़ा। फिर उसके बाद से 7-8 किलोमीटर पैदल उतर के जाना पड़ा। महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। बसों में फिर आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, झूल सब यात्री आ रहे थे, पुलिस लाठीचार्ज भी थी वहाँ पे। हमें सब परेशान हमसे तो हम लोग आए, अब पता ही नहीं मिल रही, बस ही नहीं मिल रही। अब घर का थे बस आए कम से कम 2 घंटा हो गए। मथुरा के गोवर्धन में चल रहे मुड़िया पूर्णिमा मेले में पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जिला प्रशासन की बदइंतजामी के कारण यहां आने के लिए लोगों को रोडवेज बस की छत पर बैठकर सफर करना पड़ा। जिला प्रशासन की बदइंतजामी का नतीजा, मुड़िया पूर्णिमा मेले में अव्यवस्था की तस्वीर। श्रद्धालुओं की जान पर मंडराता मौत का खतरा। ये मंजर डराते हैं। ये खौफनाक सफर का अंजाम जानलेवा हो सकता है, लेकिन अफसोस कि इस तरह की बदइंतजामी और लापरवाह व्यवस्था से न तो यूपी सूबे की सरकार हैरान है और न ही जिला प्रशासन सतर्क है। इन दिनों मथुरा में ये तस्वीरें आम बात हैं। गोवर्धन में चल रहे मुड़िया पूर्णिमा मेले में पहुंचने के लिए हर रोज हजारों श्रद्धालुओं को कुछ इसी तरह मौत का सामना करना पड़ता है।
अब इसे लोगों की लापरवाही कहें या फिर जिला प्रशासन की बदइंतजामी का नतीजा। सरगम्मा लगाने से पहले 6 किलोमीटर पहले ही रोक दिया और कोई प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमें इतनी परेशानियां हो रही हैं तो महिलाएं और बच्चों का क्या हाल है। प्रशासन ने पहले से ही सारा कुछ, ना पानी की व्यवस्था ना कुछ है सब। नहीं, प्रशासन ने इतनी बस लाई है, उसको अभी छतों पे से लोग अपनी जान खतरे में डालते जा रहे हैं। प्रशासन की भीड़ इतनी है, उसमें छतों पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई बैठने की सुविधा नहीं है। हर रोज मथुरा आने के लिए लोगों को रोडवेज बस की छत पर बैठकर इसी तरह सफर करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इसी बस से महिलाओं और बच्चों को भी सफर करना पड़ता है। लेकिन इस अव्यवस्था पर ना तो प्रशासन कुछ बोलने को तैयार है और न ही रोडवेज के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से सरोकार रखना चाहते हैं। अब तक मेरी गाड़ियाँ 338 निकल गई। सवारी जा रही है, उनको आप चेक कर रहे हैं ना, उतार रहे हैं? अगर कोई नहीं हम यहाँ उतरवा रहे हैं पुलिस वालों पे। यही पुलिस वालों की बूथ है ना, वो तो उतरवा रहे हैं हम। मुझे लोग लगे हुए हैं यहाँ से। मुड़िया मेले में अव्यवस्था पर जवाब देने के लिए अब तक कोई अधिकारी सामने नहीं आया है। जब हमने बस स्टैंड पर तैनात एक पुलिसकर्मी से इस अव्यवस्था पर जानने की कोशिश की तो उसने भी गोलमोल जवाब देकर अपने फर्ज से पल्ला झाड़ दिया। यहाँ ड्यूटी लगी है बसों को चेक करने के लिए? नहीं, वहाँ बैरियर ड्यूटी है, मतलब कोई भी प्राइवेट वाहन, ट्रक और ट्रैक्टर न जाए इधर से बस। अच्छा, वैसे ये बसों पर इतनी सवारी जा रही है, ओवरलोड, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसके लिए तो उतारने को सिर्फ बस खाली, सभी बसें भरी आ रही, बसें खाली तो आ नहीं रही है, क्योंकि यहाँ उतारते हैं तो यहाँ पे अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं। रोडवेज की बस पर श्रद्धालु किस कदर अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बस की छत पर बैठे इन श्रद्धालुओं को सड़क के ऊपर से गुजरने वाले हाई टेंशन बिजली के तारों का भी ख्याल नहीं रहता। ऐसे में 1 सेकंड की चूक कई श्रद्धालुओं की जान पर आफत बन सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद श्रद्धालुओं को गोवर्धन पहुंचने की इतनी जल्दी है कि वो अपनी आस्था के आगे मौत की भी परवाह नहीं कर रहे। मुड़िया मेले में रोडवेज की बसों की इस बदइंतजामी ने जिला प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल कर रख दी है। लेकिन अफसोस कि अब तक इस मामले को लेकर किसी के भी खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। विपेंद्र सिंह, जी मीडिया, मथुरा। बदायूं रेप केस में दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होगा। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सीबीआई का कहना है कि फिलहाल दोबारा पोस्टमार्टम का कोई इरादा नहीं है। इतना ही नहीं, मीडिया में आई दोबारा पोस्टमार्टम की खबरों पर सीबीआई ने हैरानगी जाहिर की है। सूत्रों की माने तो सीबीआई का कहना है कि वो आरोपियों के डीएनए टेस्ट के अलावा आरोपियों और परिजनों के नार्को टेस्ट के आने का इंतजार कर रही है। हालांकि इतना जरूर है कि सीबीआई के अनुरोध पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम बनाई है जो पीएम रिपोर्ट की बारीकी से जांच करेगी। वहीं रिपोर्ट सीबीआई को देगी। इधर गांव वालों का कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले को सीबीआई सुलझाए ताकि दोषियों को सजा मिल सके। और अब बात करते हैं पुणे की। पुणे के फर्शखाना पुलिस स्टेशन की पार्किंग में हुए धमाके के पीछे आतंकी साजिश का एक शक गहराने लगा है। मामले में विश्राम बाग पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। वहीं एटीएस ने ब्लास्ट की जांच के लिए 10 टीमें बनाकर अब तक 20 संदिग्धों से पूछताछ की जा चुकी है। पुणे के फर्शखाना पुलिस स्टेशन की पार्किंग में हुए ब्लास्ट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे पर भरोसा करें तो उंगलियां एक बार फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर उठ रही हैं। तो क्या इस बार भी पाक में ही रची गई भारत के खिलाफ साजिश? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि महाराष्ट्र एटीएस ने ब्लास्ट के पीछे आतंकी साजिश का शक जताया है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने एक चैट डिटेल को इंटरसेप्ट किया है और ये बातचीत ब्लास्ट से ठीक पहले कराची में हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों की ये बातचीत कराची में हुई। जाहिर है एक बार फिर पाकिस्तान शक के घेरे में है। जांच एजेंसियां ये भी मान रही हैं कि मध्य प्रदेश की जेल से फरार चल रहे सिमी के आतंकी भी इस धमाके के पीछे हो सकते हैं। ये भी खुलासा हुआ कि धमाका बेशक छोटा था, लेकिन मंसूबा कुछ बड़ा करने का था। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि इस धमाके के पीछे किसी आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता।
लाजमी है। ऐसे में इस वक्त महाराष्ट्र एटीएस की नजर हाल के दिनों में पुणे में बढ़े आईएम की गतिविधियों पर भी है। पुणे में हालिया तनाव को भी जांच के दायरे में रखा गया है। शुरुआती जांच में पाया गया है कि फर्शखाना पुलिस स्टेशन के धमाके में अमोनियम नाइट्रेट, बॉल बेयरिंग और टाइमर का इस्तेमाल किया है। यही नहीं, आसपास की सीसीटीवी फुटेज जांच में एटीएस को एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पार्क करते हुए भी दिखा है। फिलहाल उस वीडियो की क्वालिटी बेहद खराब होने की वजह से फुटेज को एफएसएल भेजा गया है ताकि संदिग्ध की पहचान हो सके। आपको बता दें कि गुरुवार को पुणे के फर्शखाना पुलिस स्टेशन की पार्किंग में हुए धमाके में एक कांस्टेबल समेत 3 लोग जख्मी हो गए थे। फिलहाल इस घटना पर गृह मंत्रालय को राज्य पुलिस ने रिपोर्ट सौंप दी है और अब जांच एसआईटी के हवाले कर दी गई है, जिसके रिपोर्ट पर अब सभी खुफिया एजेंसियों की नजरें गड़ी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।